नमस्कार मित्रों, आप सबका एस्ट्रो डिफा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे चंद्रमा राहु युति के बारे में। यानी चंद्र और राहु जब भी एक साथ योग में होते हैं कुंडली में, तो उनके किस प्रकार के परिणाम दिखते हैं। वो किसी भी राशि में हो तो हम राशियों के हिसाब से भी उनकी चर्चा करेंगे कि अग्नि तत्व, जल, वायु, पृथ्वी, इन अलग अलग प्रकार की अगर राशियों में भी वो बैठे हैं तो आपको किस प्रकार के सामान्य परिणाम देखने मिल सकते हैं इस योग के अपने जीवन में। और अगर आप किसी तरीके के खराब प्रभावों को इसके देख रहे हैं, जिसकी चर्चा भी होगी, तो उनके उपाय क्या हैं ताकि उनको बेहतर किया जा सके, सुधारा जा सके, तो उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप उनसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, तो ऊपर दिए वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये नीचे नंबर दिखाया जा रहा है, इस पर व्हाट्सएप है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं कंसल्टेशन और कोर्सेज दोनों के लिए। तो हम बात कर रहे हैं चंद्रमा राहु जब इकट्ठे हों युति में तो किस प्रकार के परिणाम सामान्य रूप से देखने मिल सकते हैं। देखिए, अमूमन ज्योतिष में चंद्रमा राहु या चंद्र केतु के जो योग हैं या चंद्र शनि के योग हैं, ये बहुत शुभ नहीं माने गए हैं। चंद्र शनि कैसे फंक्शन करता है इसके ऊपर तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप उसको ज़रूर देखें। पर चंद्रमा राहु एक ग्रहण योग होता है। यानी राहु केतु जब भी सूर्य या चंद्र के साथ कुंडली में होते हैं तो वो ग्रहण बनाते हैं। अब ग्रहण जब भी बने तो ये एक काफ़ी संवेदनशील स्थिति होती है। इसमें हमें चंद्र को बहुत गौर से देखना चाहिए। अगर यहाँ ऐसी परिस्थिति में जितना राहु चंद्र के नज़दीक होगा उतना ज़्यादा चंद्र के ऊपर इसका प्रभाव बढ़ता जाएगा। और ख़ास तौर से चंद्रमा डिग्री में कम है और राहु डिग्री में उससे ज़्यादा है, आगे है। मान लीजिए चंद्रमा 15 डिग्री पे है और राहु 16-17 डिग्री पे है, तो इसका प्रभाव और ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे अमूमन देखिए, चंद्रमा और बुध ये दो ऐसे ग्रह होते हैं जो बहुत जल्दी जो है किसी भी दूसरे ग्रह या भाव के या राशि के संपर्क में आने से प्रभावित हो जाते हैं, उनके परिणाम देने लगते हैं। तो राहु चंद्र का शत्रु है और जब भी उसके साथ होगा तो उसको खराब भी करने की पूरी शक्ति होती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है कि जिस राशि में ये योग बन रहा है उसके ऊपर ये बहुत निर्भर करेगा कि किस प्रकार के परिणाम दे सकता है। और जितना नज़दीक ये बन रहे हैं, डिग्री वाइज जितने ये एक साथ बैठे हैं, आसपास बैठे हैं, उतना ये मजबूत योग मानेंगे, टाइट कंजंक्शन मानेंगे। और चंद्रमा उतना ही ज़्यादा एक वल्नरेबल सिचुएशन में होगा जिसमें हमें गौर से देखना चाहिए कि ये योग कैसे हरकत कर सकता है। अब इसमें सबसे पहले बात करेंगे राशियों के मुताबिक। पर जनरल जो एक कोई भी राशि में ये योग बनता हो, पर कुछ एक सामान्य परिणाम किसी भी राशि में बैठने पर दिख ही सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है और राहु जो है वो ऑब्सेशन को दिखाता है, कि जिज्ञासा को दिखाता है, बाह्य जगत को दिखाता है, भौतिक संसार को दिखाता है। हर वो चीज़ जो हमें अट्रैक्ट करती है वो राहु होता है। फिर हमारे भीतर की जो फियर हैं, यानी भय हैं, या कोई इनसिक्योरिटीज़ हैं, या कोई भी एक कन्फ्यूजन है मेंटली, तो इनको भी राहु ही दिखाता है। तो जब भी चंद्र राहु किसी भी राशि में बैठे हों, पर वो सामान्य रूप से पहले तो ये किसी भी चीज़ के प्रति एक ऑब्सेशन पैदा करता है। भले ही वो ऑब्सेशन, क्योंकि ऑब्सेशन बहुत लंबे समय टिकता नहीं है। ऑब्सेशन ये होता है कि भाई थोड़े समय आप उस किसी भी चीज़, कोई भी विषय हो सकता है, वस्तु हो सकती है, व्यक्ति हो सकते हैं, उनके प्रति आप ऑब्सेस कर सकते हैं। पर थोड़े वक्त के बाद, क्योंकि राहु के ठीक सामने केतु होता है, तो केतु का भी प्रभाव होगा, तो केतु डिटैचमेंट होता है, पूरी तरीके से व्यक्ति का मन खिन्न कर देता है। तो शुरुआत में जो विषय, वस्तु, व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा एक पसंद आ रहे हैं, ऑब्सेशन उनके प्रति पैदा हो रहा है, उन्हीं के प्रति, उन्हीं चीज़ों के प्रति एकदम से अचानक से पूरी तरीके से एक विरक्ति वाला भाव आ जाता है, मन खिन्न, उदासी, निराशा का भाव आ जाता है, बिल्कुल कट जाते हैं। तो ये एक क्लासिक परिणाम है जो चंद्र राहु कोई भी राशि में बैठे तो ये दे सकते हैं। इसके अलावा ये जिज्ञासु बनाता है, कोई भी चीज़ के प्रति क्यूरियोसिटी बढ़ा देता है बहुत। या तो हम, जैसा मैंने कहा कि कोई भी विषय वस्तु के पीछे मतलब एकदम से आकर्षण तो पैदा हो जाता है कि मान लीजिए आज हमारा कुछ सीखने की कोई चीज़ की चेष्टा पैदा हुई कि चलो ज्योतिष में इंटरेस्ट आया, चलो पढ़ के देखते हैं। तो 3-4-5 दिन पढ़ा, फिर जहाँ वो गहराई आने की ज़रूरत होती कि अब आप थोड़ा डीप में जाएं, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे कई बार ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति
फिर छोड़ देते हैं। तो एक कार्य को लंबे समय कर पाने में असहजता का भाव आ सकता है इसमें। इसके अलावा इसमें अटेंशन स्पैन की जो है प्रॉब्लम्स कभी कभी आती हैं, और उसी वजह से किसी भी कार्य को बहुत लंबे समय टिक पाने के चलते करना कठिन हो जाता है। और दूसरा, जल्दी बोर होने लगते हैं, जल्दी इधर उधर, मन चंचल बहुत होता है तो इधर उधर भटकता भी है। इच्छाएं बहुत होती है, क्योंकि चंद्र और राहु दोनों ही इच्छाओं को दिखाते हैं। कोई भी जो हमारे भीतर की इच्छा है वो कितनी जो है आपको बेबुनियादी लगे या बिल्कुल अवास्तविक लगे, इम्प्रैक्टिकल अनरियलिस्टिक हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो इच्छाएं ये पैदा कराते हैं और बहुत सारे विचार पैदा कराता है कि अमूमन हमेशा कोई ना कोई मन में ख्याल चलते रहते हैं, शांत नहीं रहता मन, कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, या तो एंग्जाइटी में रहेंगे या इमेजिनेशन में, कल्पना की दुनिया में पड़े रहेंगे। एक ड्रीम वर्ल्ड है, लाला लैंड है, उसमें ही व्यक्ति घूमते रहता है। इसके अलावा इसमें एक और पक्ष आता है कि ये कहीं ना कहीं जो चीज़ें हमारे लिए बहुत, जिनसे हमारा लगाव है, क्योंकि चंद्र राहु मोह के ग्रह हैं, आसक्ति के ग्रह हैं, तो जिनसे हमारा मोह है, जिनसे आसक्ति है, जिन जो जो बहुत मायने रखते हैं, जिनसे अटैचमेंट बहुत पैदा हो गया, वो कुछ भी हो, विषय वस्तु व्यक्ति कुछ भी हो सकता है, तो उनके छूट जाने का डर, भले ही वो अकाल्पनिक है, मतलब कुछ भी वो काल्पनिक है, वो काल्पनिक है या कुछ भी, बट फिर भी जो है कई बार भय पैदा होना, चिंता, तनाव पैदा होना, तो ये गुण है। इनसिक्योरिटी, कन्फ्यूजन बढ़ा देता है। फिकलनेस, निर्णय ले पाने में कठिनाई होती, जल्दी निर्णय नहीं ले पाते, काफ़ी मन कई दिशाओं में भटकता है, निर्णय ले पाने में कठिनाई। मूड स्विंग्स हो सकते हैं, कोई चंद्रमा भावनाओं का ग्रह है तो राहु हर चीज़ का विस्तार कर देता है, तो यहाँ अब मूड जो है वो फ्लक्चुएट कर सकता है, तो मूड स्विंग्स हो सकते हैं। और माँ का कारक मानते हैं चंद्र को, तो चंद्रमा राहु या तो मगर अगर अच्छे होते तो माँ से बहुत घनिष्ठता भी दे सकते हैं, पर या दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो माँ के लिए ख़राब हो सकता है कि माँ का स्वास्थ्य, या माँ को जीवन में कोई कष्ट रहे हों, या उनको कोई तकलीफ़ रही हो, पर आपके रिश्ते ठीक हैं उनसे। और या ये भी हो सकता है कि मान लीजिए आपके रिश्ते ख़राब कर दिए हैं, माँ के साथ जो एक अच्छा सहयोग मिलना चाहिए, इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए, एक उनका सपोर्ट होना चाहिए, वो जीवन में नहीं मिला, तो ये कुंडली पे डिपेंड करता है। और किसी भी तरीके के जीवन में ये एक ऐसे घटनाक्रम खड़े कर सकता है जो कि आपको मानसिक रूप से विचलित करते हैं, आघात पहुंचा सकते हैं। तो कोई अब्यूज़, कोई ट्रॉमा, इन चीज़ों को लाने की चेष्टा होती है चंद्र राहु योग में। अब वो किसी भी राशि में बैठे हों, पर इनकी ये सामर्थ्य रहती है। इसके अलावा बहुत जल्दी हम किसी दूसरे से प्रभावित भी हो जाते हैं, तो चंद्र राहु जब कोई भी राशि कोई भी हो, बट वो ईजिली इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल्स ओपिनियंस, दूसरों के ओपिनियंस से, दूसरों के व्यवहार से, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं और समाज में क्या नए ट्रेंड चल रहा है, वो भेड़ चाल जो चल रही है, उसको लेकर के व्यक्ति कहीं ना कहीं एक या तो फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा होता है, या फिर हम जल्दी प्रभावित हो रहे होते हैं कि हम कहीं पीछे ना छूट जाए, बाकी लोग हम देखो आगे चल रहे हैं, वो अपने जीवन में ये चीज़ें ऑलरेडी कर चुके हैं, हम पीछे रह गए। तो इस तरीके की जो बातें होती हैं, तो भ्रांतियाँ हैं, कोई मिसकॉन्सेप्शंस हैं, फोमो है, कोई आसानी से दूसरों से जल्दी प्रभावित हो जाने वाली बातें हैं, वैलिडेशन पाने की इच्छा है दूसरों से, और हम जो है काफ़ी ज़्यादा ड्रिवन हो जाते हैं समाज में अपनी छवि को लेकर के। तो अपना जो मत है कि मैं अपने बारे में जो सोचता हूँ वो दब जाता है। तो चंद्रमा यानी हमारा मन, तो हमारा मन और राहु मतलब बाह्य जगत है, और वो भटकाता है। चंद्रमा राहु हमेशा जब भी होंगे तो राहु चंद्र को भटकाएगा, इधर उधर लेके जाएगा, डिस्ट्रैक्ट करता है। तो इसमें ये चीज़ आ जाती है कि हम कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोगों से आसानी से, अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग व्यक्ति कई बार नहीं कर पाता है। तो ये कुछ एक पक्ष हैं, और इसमें इसी कारणवश अगर संगति अच्छी मिले तो भाई प्रभाव अच्छा होगा, कि भाई आप अगर ऐसे इंसान है जो बहुत जल्दी आसानी से प्रभावित हो जाता है दूसरों से, तो अगर दूसरे लोग जो कंपनी है आपकी, अगर कुंडली में इस प्रकार के योग हैं कि आपकी संगति जो रहेगी अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना होगा, तो आपको अच्छे की ओर ढकेल देगा, हर बार खराब दे या जरूरी नहीं। और अगर संगति खराब है, कुसंगति है, गंदी आदतों वाले लोग हैं, तो फिर उस तरफ भटकाता है। तो ये एक परिस्थिति जनरल एस्पेक्ट है जो कि राहु चंद्र योग देता है। अब बात करेंगे विशेष राशियों की
कि जब ये योग अलग अलग राशियों में बनता हो तो किस प्रकार के परिणाम हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अग्नि तत्व की राशि, यानी मेष सिंह धनु। तो मेष सिंह धनु ये फायर साइंस हैं, अग्नि तत्व प्रधान राशियां हैं। इनमें जब भी चंद्र राहु इकट्ठे हों तो ये अमूमन कुछ परिणाम देंगे। सबसे पहले अग्नि हमारे भीतर अहंकार को दिखाती है। तो अहंकार यहाँ पे सिर्फ घमंड नहीं है, अहंकार मतलब हम अपने आप को जो समझते हैं, आइडेंटिटी हमारी क्या है, तो उसको ये रीएनफोर्स करेगा। तो आइडेंटिटी कि मैं ये फलां व्यक्ति हूँ, मेरा ये परिवार है, मेरी ये पढ़ाई लिखाई करियर है, मैं इस देश का वासी हूँ, ये मेरी मान्यताएं हैं, ये मेरा धर्म है, ये चीज़ें जिनसे हम एसोसिएट करते हैं, ये ईगो है, तो इनको बूस्ट कर देता है। तो इसमें पहला पॉइंट तो होता है कि जब अग्नि तत्व राशियों में होगा तो ये व्यक्ति को बहुत स्वाधीन बनाता है, स्वतंत्र बनाता है, इंडिपेंडेंट एटीट्यूड देता है, दबने वाला स्वभाव नहीं होता है। काफ़ी व्यक्ति के भीतर महत्वाकांक्षाएं होती हैं, ज़िद्दीपन होता है, झुकते नहीं हैं, कंट्रोलिंग नेचर देता है, अपना प्रभुत्व चलाने की आदत होती है, डोमिनेट करने की, थोड़ा बॉसी बिहेवियर देता है। और जो हमारा मत है उसको लेकर के एक रिजिड एटीट्यूड देखने मिल सकता है कि मेरे बिलीफ, मेरे थिंकिंग, मेरी सोच, विचारधारा, आइडियोलॉजी, प्रिंसिपल्स ये जो है ये श्रेष्ठ हैं, बाकियों से बेहतर है और सही हैं। तो जो बाकी लोग हैं उनके प्रति कहीं ना कहीं ये भाव आ जाता है कि नहीं, आप हो सकते हैं ठीक हो बट हमसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे। तो ये एटीट्यूड भले ही सटल लेवल पे हो बट दिखेगा। तो एक एटीट्यूड कि भाई आई नो आई एम राइट मोस्ट ऑफ द टाइम, थिंक दे आर ऑलवेज राइट, ये एटीट्यूड दिख सकता है, भले ही राइट ना हो बट होता है। इसके अलावा रिबेलियस है कि प्रतिकार, विरोधी स्वभाव, क्योंकि अगर कोई बांधने का प्रयास करेगा तो बंधेंगे नहीं, इंडिपेंडेंट माइंडसेट ज़्यादा हो जाता है फायर साइंस में। तो एक विद्रोही स्वभाव होता है कि रिबेलियन एटीट्यूड है, असर्टिव है, अपनी मनमानी अपनी चलाने वाले, और प्रतिस्पर्धा यानी कॉम्पिटिटिव बहुत होते हैं, टफ होते हैं, हार नहीं मानते हैं, कितना ही परिश्रम करना पड़ जाए पर व्यक्ति मेहनत करता है, कर्मठता देता है, विल पावर देता है। आप जीवन में जो लक्ष्य साधते हैं उसके लिए प्रयत्न करें, ये नहीं कि खाली ख्याली पुलाव बना रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं। तो इसमें जो भी मेष सिंह धनु 3 राशियां हैं, इनके स्वामी ग्रहों को देखना पड़ेगा। अगर वो अच्छे बैठे तो ये अच्छे लक्षण देगा। इसके अलावा ये कहीं ना कहीं देखिए मॉरल सुपीरियॉरिटी देता है, जो हमने बात कही कि मैं श्रेष्ठ हूँ हर चीज़ में लोगों से, चाहे वो चरित्र हो, चाहे मेरा काम पद प्रतिष्ठा हो, चाहे कोई भी जीवन का पक्ष हो, उसमें एक श्रेष्ठता का भाव आ ही जाता है। दूसरा एक क्रोध की मात्रा देगा, तो एक क्रोधी स्वभाव दे सकता है, भले ही आप बहुत ज़्यादा क्रोध ना करते हो ड्रामेबाजी वाला, बट ये रह सकता है क्रोध। हाँ, ये ड्रामा दे सकता है अगर जो राशि लॉर्ड्स होंगे अगर वो ठीक नहीं बैठेंगे तो ये एक काफ़ी चिड़चिड़ापन, जल्दी क्रोध आ जाने वाला स्वभाव, अड़ियल झक्की नेचर, और बहुत ज़्यादा हर चीज़ में ड्रामा, एक लोगों को डराना धमकाना, अपनी बात मनवाने के लिए परेशान करने वाला एटीट्यूड भी दे सकता है, क्योंकि इसमें फायर साइंस में इस तरीके की प्रवृत्तियाँ पॉसिबल हो जाती हैं। दूसरा इसमें पक्ष आता है कि व्यक्ति के लिए मान, पद, प्रतिष्ठा और इज्जत बहुत मायने रखती है। तो यहाँ पे पब्लिक इमेज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राजसिक प्रवृत्ति, पावर, अथॉरिटी, नेम, स्टेटस, रेपुटेशन, ये सब बहुत मायने रखती है। इसके लिए काम भी करते हैं, प्राप्त भी होता है, योग अच्छे हैं तो सही चलेगा, बट ये मायने रखता है। इसके अलावा एक और पक्ष आता है कि जो भी हमारी मान्यताएं हैं ये डिपेंड करता है गुरु के ऊपर भी, नवे भाव के ऊपर भी, पर ये बहुत ज़्यादा कट्टरवादिता भी दे सकता है कि जो चीज़ में हम मानते हैं कि मान लीजिए हम हिंदू हैं या हम ईसाई, सिख जो भी हैं, तो हमारी जो मान्यता है वो सब श्रेष्ठ है, बाकी सब इससे नीचे हैं और या फिर गलत हैं और शत्रु हैं। तो वो एक पार्ट होता है कि फैनेटिसिज्म, कट्टरवादिता आ जाना, पॉपुलिज्म आ जाना, ये दे सकता है। और दूसरा बहुत ओपिनिएटेड होते हैं कि हर चीज़ के ऊपर एक टिप्पणी पड़ी हुई है, हर चीज़ के ऊपर एक विचार बना हुआ है। तो एक प्रिजुडिस है, जजमेंटल नेचर है और बायस्ड नेचर कहीं ना कहीं आ रहा है। अगर इसमें बुद्ध गुरु बहुत ही बढ़िया होंगे तो होगा कि भाई आप जजमेंटल व्यक्ति ना हो, अन्यथा मैक्सिमम टाइम ये व्यक्ति को जजमेंटल बनाता है, और ऐसा जजमेंटल बनाएगा जिसमें आपको लगेगा कि हम है ही नहीं, हम तो सही हैं, इस तरीके का देता है ये। इसके अलावा नार्सिसिज्म पॉसिबल है। तो अगर सूर्य मंगल गुरु बहुत ज़्यादा ही बलवान है, इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है, और फिर ये इसी के साथ ये चंद्र राहु बन रहा है, तो ये अत्यधिक अहंकार की वृद्धि दे सकता है,
क्योंकि राहु हर चीज़ को बूस्ट कर देता है और चंद्रमा इमोशन है। तो अगर वो ईगो से बूस्ट हो रहा है तो चंद्रमा उस ईगो से इतना आइडेंटिफाई करेगा, राहु बढ़ाता चला जाएगा, तो नार्सिसिज्म पॉसिबल हो जाता है। इसमें सूर्य मंगल गुरु को बली होना जरूरी है, अन्यथा नहीं होगा। इसके अलावा बहुत माँ का कारक होता है चंद्रमा, तो ये हो सकता है कि माँ जो है व्यक्ति की काफ़ी स्ट्रिक्ट रहीं, कंट्रोलिंग रही हों, प्रोटेक्टिव मदर, कि आप उनसे डरते भी हैं और उन्होंने आपकी परवरिश में जो है थोड़ी स्ट्रिक्ट तरीके से की है ताकि आप सही व्यक्ति बन पाएँ। और दूसरा, ये व्यक्ति को पोसेसिव और बॉसी बनाता है रिलेशनशिप्स में। अपनी चलाने वाली आदत होगी, झुकने वाला एटीट्यूड नहीं होता, जिद्दीपन होता है और थोड़ा सा बॉसी बिहेवियर रिलेशनशिप्स को लेकर के देखने मिलता है। अपनी गलती, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत कमज़ोर होता है ऐसी कंडीशन में, तो अपनी गलती नज़र नहीं आती है, ये कठिनाई एक पैदा होती है। तो ये अग्नि तत्व प्रधान राशियों में देखने अधिक मिलेगा। इसके बाद आता है पृथ्वी और वायु तत्व। देखिए, पृथ्वी और वायु तत्व में 6 राशियाँ पड़ती हैं और इनमें जनरली कॉमन रिजल्ट्स आते हैं। तो पहले तो वायु तत्व हो गया मिथुन, तुला, कुंभ, और पृथ्वी तत्व हो गई वृषभ, कन्या और मकर। तो इन 6 राशियों में क्या होगा कि चंद्र राहु दोनों के लिए ये सूटेबल साइंस हैं। इनमें सबसे बड़ी बात होती है कि राहु कंफर्टेबल महसूस करता है, चंद्रमा क्योंकि दूसरे से प्रभावित है। अब मान लो राहु बकवास हो रहा है, कुंडली में ठीक नहीं बैठ रहा है, तो चंद्रमा की जो है और स्थिति को खराब कर डालेगा वो। तो इसलिए हम ये सोचते हैं कि भाई चंद्र राहु में कम से कम राशियां ऐसी रहें जिसमें राहु थोड़ा कंफर्टेबल रहे और चंद्रमा को भी थोड़ा सहयोग मिल जाए, तो ये योग अच्छा फंक्शन कर सकता है। तो यहाँ पे अगर पृथ्वी या वायु तत्व की राशियों में जनरली चंद्र राहु सिमिलर बिहेव कर पाते हैं, तो पहला तो ये अधिकतम समय भौतिकवादी मानसिकता देंगे। तो कुछ लोग बहुत आध्यात्मिक, रिलीजियस या स्पिरिचुअल होते हैं और कुछ लोग मटीरियलिस्ट होते हैं, तो इसमें मटीरियलिस्ट ज़्यादा होंगे। इसमें कोई अच्छे बुरे वाली बात नहीं है। तो ऐसा स्वभाव कि मेरे लिए धन संपत्ति का, जमीन जायदाद, गाड़ी बंगला, ऐशो आराम, अच्छा रहन सहन, खान पान, घूमना फिरना, मौज मस्ती, लोगों के साथ संबंध, रिलेशनशिप, ये सब मायने रखते हैं, इनके बिना हम जी नहीं सकते। सिंपल सी बात। तो ये मायने रखेंगे अगर जो है कन्या वायु या पृथ्वी तत्व में बैठ रहे हैं तो एक भौतिकवादी मनस्थिति, मानसिकता प्रदान करता ही है। और फिर उसके लिए व्यक्ति कार्य भी करते हैं, तो वैसा जीवन इनका अधिकतम देखने मिलता है। तो यहाँ पे या तो ये व्यक्ति को बहुत बहिर्मुखी बना सकता है या उभयमुखी, यानी कि एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं या एम्बीवर्ट हो सकते हैं। इंट्रोवर्ट अधिकतम समय, कुंभ को छोड़ दिया जाए, एक्सक्लूडिंग एक्वेरियस, कुंभ को छोड़ करके जनरली ये एक्सट्रोवर्ट बना देता है या एम्बीवर्ट बना देता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और पक्ष आता है कि ये इच्छाएं, असीमित इच्छाएं, कि क्योंकि चंद्र और राहु दोनों इच्छाओं के ग्रह हैं और ये जो दोनों 6 की 6 राशियाँ हैं ये काल पुरुष कुंडली में काम और मोक्ष, काम और अर्थ त्रिकोण में पड़ती हैं। तो इनमें एक चीज़ देखने मिलती है कि व्यक्ति की इच्छाएं बहुत होती हैं, कुछ भी हो सकती हैं, चाहे वो पैसे के लिए हो, पद प्रतिष्ठा के लिए हो, अच्छे रहन सहन के लिए हो, लगातार तरक्की के लिए हो, कोई रिलेशनशिप, प्यार मोहब्बत, कुछ किसी की चीज़ के लिए भी हो। तो वो जो इच्छाएं हैं वो नेवर एंडिंग डिज़ायर्स हैं, मिलता सब कुछ चला जाता है पर इच्छाओं का समापन कहीं नहीं होता है। तो वो इच्छाएं लगातार बस बनती जा रही हैं, पाते जा रहे हैं, बनती जा रही हैं, पाते जा रहे हैं। तो ये एक नेवर एंडिंग चेज ऑफ माया को दिखाता है कि आप भले ही कामयाब हो जाएं पर आपका भागना आखिरी दम तक चलता ही रहता है कि ये मिल गया तो ये सही, ये मिल गया तो ये सही, ये हर व्यक्ति की कहानी। तो इसमें ये बढ़ जाएगा। इसके अलावा ये सोशल बनाता है, भले ही आपको सोशल लाइफ में एंगेज करना पसंद हो या ना हो, बट ये कम्युनिकेशन अच्छा करेगा तो आप सोशलाइज कर पाते हैं, अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हैं। कम्युनिकेशन अच्छा देता है, चाहे वो रिटन हो, चाहे वो स्पीच वाला हो, बोलने वाला हो, वर्बल। तो इसमें भाषा और लेखन और संवाद बहुत अच्छे होते हैं, परसुएसिव होते हैं। अपनी बोली से, अपनी वाक्पटुता से आप लोगों को जो है प्रभावित अच्छा कर पाते हैं, अपनी बात उसी से मनवा पाते हैं। तो यहाँ पे परसुएसिव, इम्प्रेसिव स्टाइल ऑफ स्पीच है, करिज्मेटिक स्टाइल ऑफ स्पीच है, इम्प्रेशन अच्छा बना पाते हैं और कॉन्टैक्ट्स अच्छे रहते हैं लोगों से, जो है संबंध, व्यवहार कुशलता जिसको कहते हैं, तो वो यहाँ पे प्रदान कर देता है। इसके लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा सा देखिए ये मैनिपुलेटिव बना सकता है क्योंकि राहु मैनिपुलेशन और झूठ का ग्रह है, तो इन राशियों में जब भी बैठेगा तो ये बहुत ज़्यादा सत्यवादी नहीं बना सकता। कहीं ना कहीं जो है आधा सत्य आधा झूठ, कुछ ना कुछ बातें मैनिपुलेशन, लाइज
ये सभी लोग करते हैं, बट ये मैक्सिमम केस में बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये पक्ष देखने मिल सकता है। इसके अलावा थोड़ा सा ये अपॉर्चुनिस्ट बनाएगा, क्योंकि राहु हमेशा स्वार्थ को दिखाता है। तो अगर मैं कोई संबंध बना रहा हूँ, कोई काम कर रहा हूँ, तो अंततः जाने अनजाने ही सही, सटल लेवल पे ही सही, जैसे भी सही, तो वो एक एटीट्यूड देगा कि इसमें मेरा फ़ायदा कुछ है कि नहीं है। अगर मेरा कोई फ़ायदा नहीं है एट दी एंड, तो वाई एम डूइंग दिस, तो ये अपॉर्चुनिस्ट एटीट्यूड देगा कैसे भी करके। इन राशियों में तो पक्की बातें देता है। इसके अलावा ये काफ़ी फन लविंग बनाता है कि मौज मस्ती पसंद है, घूमना फिरना पसंद है। जैसा मैंने कहा, एक भौतिक मनस्थिति वाला व्यक्ति जो है बनाएगा। दूसरा, ये अगर बुध या शनि की राशियों में बैठे हैं तो ये ज़्यादा जो है चतुर बनाते हैं, वास्तविक बना देता है, तर्कशील बनाता है। तो लॉजिक, क्लेवरनेस, प्रैक्टिकलिटी, स्मार्टनेस बढ़ जाती है, जुगाड़ू बुद्धि होती है। इन राशियों में अधिकतम जो है इस तरीके की बुद्धि ज़्यादा देगा, और इंटेलिजेंट बनाता है। ख़ास तौर से क्योंकि कम्युनिकेशन ठीक है, तो ये थोड़ी सी लालसा देखिए ज़रूर देगा। ये राहु लालसा का ग्रह होता है, चंद्रमा और राहु क्योंकि इच्छाओं को दिखा रहे हैं तो लालसा रहती है। उसके साथ टैक्टफुलनेस है, एक डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजिक अप्रोच है, चीज़ों को देखभाल के करने की आदत है, ऑब्जर्वेंट एटीट्यूड है। और बुध शनि की राशियों में अगर ये बैठे हैं, यानी मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ में, तो ये अधिक हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा बिजनेस एक्यूमेन अच्छा देता है कि व्यापार कैसे किया जाता है, कॉमर्स ट्रेड कैसे चलते हैं, दुनियादारी कैसे चलती है। हकीकत में ये किताबी ज्ञान नहीं कि लोग कैसे चलते हैं, पैसा कैसे कमाया जाता है, सिस्टम फंक्शन कैसे करता है, इस तरीके की जो एक वास्तविक बुद्धि है उसको ये प्रदान करता है, दिमाग वैसा देगा। इसके अलावा ये कई ऐसे क्षेत्र जैसे सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, मीडिया, बिजनेस, आईटी, टेक्निक, मतलब साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, खासतौर से आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, टेलीकॉम जैसे क्षेत्र, राइटिंग, फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज़ यानी बैंक, ऑडिट, अकाउंट, टैक्स, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, कोई भी ऐसे इलाके, धन वाले, ट्रांसपोर्टेशन, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, ई कॉमर्स, डिलीवरी एरियाज़, फैशन, एंटरटेनमेंट, इन सब के लिए बहुत अच्छा मानते हैं। और ये व्यक्ति को क्रिएटिव भी बनाता है। अगर इन राशियों में है, जैसे शुक्र की राशियों में है या बुध की राशियों में है, तो ये जनरली जो है जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, इमेजिनेशन है, आर्टिस्टिक स्किल है, उसको भी दे पाता है। तो यहाँ पे ये अच्छे लक्षण हैं। इसके अलावा इसमें एक जो है, इसको गौर से ज़रूर देखें कि यदि इसमें इमोशंस कम हो गए, क्योंकि राहु इमोशंस का ग्रह नहीं है, चंद्रमा है। राहु अगर बहुत बली है और चंद्रमा थोड़ा बहुत पीड़ित हो रखा है, या जिस राशियों में बैठे उसका स्वामी ठीक नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं जो है एक नकारात्मक दृष्टिकोण भी दे सकता है स्वभाव में, जिसमें यह अत्यधिक लालच है। कि एक होता है कि आप एम्बिशियस हैं, कमाना चाहते हैं, ज़िंदगी में बड़ा बनना चाहते हैं, एक अच्छा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हम वहाँ पे एक ऐसा एटीट्यूड रखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा लालच से भरा हुआ है, गोल्ड डिगिंग से भरा हुआ है, दूसरों के फ़ायदे नुकसान की हमें परवाह नहीं होती, हम अपना बस देख रहे होते, स्वार्थ इतना हो जाता है, वो ये नकारात्मक पक्ष है जो ये पैदा कर सकता है। अगर ये योग बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है तो इसमें स्वार्थपरता बहुत बढ़ सकती है, लालच काफ़ी देता है, धूर्तता, झूठ, मक्कारी और किसी चीज़ को छुपाना, भ्रष्टता, गैरकानूनी अवैध गतिविधियों में लिप्तता, कोई भी चीज़ की परवाह नहीं कि क्या सही क्या गलत, इस तरीके के लक्षण भी संभव हैं। अगर ये बहुत ही ख़राब हो गया है तो अब इसको बाकी ग्रहों के ऊपर ये बहुत डिपेंड करता है, तो ऐसे बिल्कुल नतीजे ना, निष्कर्ष पे ना आए। पर ये रहता है कि ये बहुत ज़्यादा फिर माया के प्रति अंधापन, टोटल हीडोनिज्म की खाली अपने इंद्र तृप्ति के लिए जिंदा है, बस उसके ऊपर कुछ, उसके आगे कुछ मैटर ही नहीं करता है। तो खाली जीवन इसीलिए है कि बस अपना पैसा कमाओ, मौज मस्ती करो और बस हीडोनिस्टिक लाइफ रहे, अय्याशी की जीवन रहे, बस उसी में व्यक्ति अपना जीवन बिता रहा होता है। अगर ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा है तो इस तरीके को कुसंगति अवश्य देगा, कुबुद्धि ज़रूर देगा। ये नहीं कि हर बार बाकियों से प्रभावित हो क्या आप बिगड़ गए, ऐसा इतना नहीं होता। इसमें यह भी होता है कि बुद्धि खुद की भी भ्रष्ट है, ऐसे ही उल जलूल कामों में चलती है। तो ये जो है नकारात्मक पक्ष है। अगर इसमें जो है दुष्प्रभाव चंद्र के ऊपर बढ़ गए हैं और जिन राशि में बैठे हैं उनके स्वामी ग्रह ठीक नहीं है, तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट जो बोलेगा ये भी बढ़ा सकता है। इसके अलावा आखिरी आती है जल तत्व की राशियाँ, यानी वाटर साइंस, कर्क, वृश्चिक, मीन। ये 3 राशियाँ जल तत्व की हैं।
अब जल तत्व की राशियों में देखिए, इसमें सबसे सेंसिटिव साइन है वृश्चिक, क्योंकि वृश्चिक में चंद्र और राहु दोनों नीच के हो जाते हैं, तो दोनों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील स्थिति है। कर्क चंद्र की अपनी राशि होती है, मीन राशि चंद्र के लिए मित्रवत राशि है, राहु के लिए मीन कोई बहुत बढ़िया साइन नहीं होता। तो जल तत्व में यहाँ पे बहुत अच्छे परिणाम भी पॉसिबल है और बहुत नेगेटिव जो होते हैं खराब परिणाम भी पॉसिबल है, दोनों की चर्चा होगी। बट उसमें जो मायने रखता है वो सबसे पहली बात कि इसके स्वामी ग्रह जिन राशियों में बैठे हैं तो उसके स्वामी ग्रह कैसे बैठे हैं। दूसरा, चंद्रमा के ऊपर बहुत ज़्यादा अन्य ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, और लग्नेश और सूर्य ये बली होने चाहिए, तभी जाके पर्सनालिटी में स्टेबिलिटी आ सकेगी। अगर ये भटका भी रहा होगा, कुछ समय परेशानी भी दे रहा होगा, तो कम से कम आप सही रास्ते पे तो आ सकेंगे, बुद्धि काम तो कर सकेगी, मन सही दिशा में तो चल सकेगा। इसके लिए ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है। अगर मान लीजिए लग्नेश चंद्र सूर्य ठीक नहीं, चंद्र के ऊपर पाप प्रभाव बढ़ गए, राशि इनकी जल तत्व वाली ही है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगे। पर अमूमन कॉमन रिजल्ट्स क्या होते हैं? सबसे पहले इमोशंस बढ़ेंगे, क्योंकि राहु क्या किसी भी चीज़ को एक्सप्लोड कर देता है। चंद्रमा इमोशंस का ग्रह, वाटर साइंस जितने होते हैं वो इमोशंस को ही दिखाते हैं, भावनाओं को। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि भावनाएं जो है वो अंदर से बिल्कुल भरी पड़ी हैं। अब तुम उसको बोल पाते हो नहीं बोल पाते हो, दैट इज सेपरेट। कुछ लोग बहुत एक्सप्रेसिव होते हो, कुछ लोग अंदर अंदर जो है फील कर रहे होते हैं बहुत डीपली। तो ये इमोशनल इंसान ज़रूर बना देता है, बट वो इमोशंस अभिव्यक्त हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, दैट इज़ नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन, वो अलग चीज़ होती है। तो इसमें एक पक्ष हो गया कि ये व्यक्ति के भीतर भावनाओं को बहुत पैदा करता है, बहुत ज़्यादा प्रकार के एक फीलिंग्स आपको देगा, हाइपर सेंसिटिविटी देता है, इंट्रोवर्जन अधिकतम मैक्सिमम इन वायु जल तत्व की राशियों में ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं बनाता, एम्बीवर्ट भी बना दे बड़ी मुश्किल से तो बहुत बड़ी बात है। ज़्यादातर ये अंतर्मुखी स्वभाव देता है, एकांत में रहना, शांति में रहना, कम लोगों के साथ जो है उठना बैठना ही व्यक्ति को पसंद होता है। बहुत ज़्यादा सोशल लाइफ भी नहीं देता और बहुत ज़्यादा सोशल एटीट्यूड होता भी नहीं है। मजबूरी में आपका प्रोफेशन की वजह से सोशल लाइफ है वो, दैट इज़ सेपरेट। मोस्ट ऑफ द टाइम ये एकांत प्रिय बनाएगा, इंट्रोवर्जन देगा, अनसोशल एटीट्यूड देगा और इंट्यूटिव बनाता है। दूसरा, या तो दो सूरतें हो सकती हैं, एक कि आपको एकांत पसंद है और एक कि पसंद नहीं है, ज़बरदस्ती है ज़िंदगी में, कि कटे हुए सबसे ऐसी स्थितियां हो रखी हैं। तो डिपेंड करता है बाकी ग्रहों के ऊपर। दूसरा इसमें रहेगा कि अगर योग अच्छे हैं तो ये पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ा देगा, और अगर ख़राब है तो नेगेटिव इमोशंस को बढ़ा देगा। उसका काम है सिर्फ बढ़ाना। तो पॉजिटिव इमोशंस जैसे कि भाई दया है, करुणा है, प्रेम है, लोगों के प्रति एक अच्छा भाव है, तो काइंडनेस, कंपैशन, एम्पैथी, केयर, लव, रोमांस, इनको बढ़ा देता है। ये अच्छे भाव है। और अगर नेगेटिव हो जाए तो उसमें क्या होगा? क्रोध को, ईर्ष्या को, अंदर कुंठा, हताशा, निराशा, एक कड़वाहट भरा स्वभाव, इनको बढ़ा देता है। हम अतीत में जीते रहते हैं और पुराने गिले शिकवे मलाल को लेकर के चलते रहते हैं। मन में शांति कभी रहती ही नहीं है, अशांत मन, पूरी तरीके से अशांत मन। तो इस तरीके के खराब पक्ष, प्रतिशोधी भावना कि फला इंसान ने ऐसा ऐसा किया, उसके साथ बुरा होना चाहिए, तब तक हमें चैन नहीं मिल रहा है। तो ये जो खराब पक्ष है ये नेगेटिव इमोशन है। अब ये राहु का काम है खाली बढ़ाओ। अब वो कैसे बढ़ाएगा? अच्छा होगा तो अच्छा बढ़ा देगा, और बर्बाद है तो बर्बाद बढ़ा देगा, ऐसी कंडीशन में है। तो ये इम्पॉर्टेंट। दूसरा, ये किसी तरीके का ट्रॉमा और अब्यूज़ दे सकता है। ये जीवन में कोई भी तरीके का ऐसा घटना, ऐसी कोई चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से आघात पहुंचा के गई हैं, तो कोई भी, अब वो डिपेंड करता है, उसके योग अलग होते हैं अब्यूज़ के, बट ये दे सकता है। तो वो कोई भी वर्बल, फिजिकल, सेक्सुअल अब्यूज़ है, या कोई ट्रॉमा रहा है, कोई ऐसी दुर्घटना रही है ज़िंदगी में, किसी जिसका बहुत आपके ऊपर सदमा लग गया हो, या बहुत परेशान रहते हो, या लंबे समय तक भुला ना पाते हो उस चीज़ को, उसी में घुलता रहे इंसान, उस तरीके की स्थिति। इसके अलावा कन्फ्यूजन, हर चीज़ में कहीं ना कहीं फैसला लेने में प्रॉब्लम होती है, फिकलनेस बहुत होती है, इनसिक्योरिटी ज़्यादा है, मूड स्विंग्स बहुत है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस बढ़ा हुआ है, किसी भी चीज़ को पा जाने के बावजूद भी संतुष्टि नहीं है, शांति नहीं है, अधूरापन, खालीपन का भाव अंदर भरा रहता है। कुछ भी हो जीवन में, एक व्यर्थता का पक्ष कि मीनिंगलेसनेस दिखती है, आलस्य और प्रमाद की स्थितियां बढ़ी हुई हैं, किसी काम में मन नहीं लगता है, चालू कर भी जाए तो छोड़ने लग जाते हैं। और अगर अच्छा होगा तो क्या देगा कि ये ढीलम शाही का अप्रोच दे सकता है, आराम आराम से करने की आदत दे सकता है, पर व्यक्ति पूरा करेगा। इधर उधर बीच बीच में भटका सकते हैं, चंचल बिहेवियर दे सकता है, पर पूरा करेंगे। तो ये अगर अच्छा है तो थोड़ा सा, इसमें ये एक चीज़ होती है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा
ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन नहीं होंगे, अनुशासन नहीं कर पाएंगे कि हर चीज़ व्यवस्था में रखी है, नियम कायदे से चल रहे हैं, ये चीज़ बड़ी कठिन होती है। तो डिसऑर्गेनाइज्ड होंगे, बहुत पंक्चुअल और बहुत डिसिप्लिन में चलने वाला एटीट्यूड नहीं देता ये अक्सर। पर अगर बेहतर है तो ये एक और चीज़ देगा, बहुत गहरी सोच देता है। अगर अच्छा है ये योग तो ऐसा समझो कि ये बिल्कुल गहरा इंसाइट, कोई भी चीज़ को गहराई तक समझ जाने की कोशिश और ज्ञान प्रदान कर देना अगर बढ़िया है। तो इसमें परिस्थिति क्या हो जाएगी कि भाई कोई भी विषय है, कोई भी चीज़ है, उसको व्यक्ति इंसाइट पैदा होना, रिसर्च एनालिसिस की एबिलिटी आ जाना, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। खासतौर से वृश्चिक और मीन में ज़्यादा अगर ये अच्छा फंक्शन कर रहा है। स्लीप जो है आपका, नींद की दिक्कतें थोड़ी दे सकता है, या अक्सर इसमें क्या रहता है, व्यक्ति रात रात भर जगने वाली आदत देगा। ये दिन में आपको नींद आएगा, रात में जगते रहेंगे, रात को पसंद भी होता है और थोड़ा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब रहता है इस केस में अगर ये योग इन राशियों में है। दूसरा, खान पान थोड़ा बिगाड़ देता है कि कुछ भी खाने पानी का जो क्रम होगा वो बिगड़ा हुआ रहेगा। कभी भी कुछ भी खा रहे हैं, रात को 4, 5, 10 बजे कितने भी खा रहे हो, तो उस तरीके का जो एटीट्यूड है वो दे सकता है। इसके अलावा इसमें कई चीज़ें जिनकी पसंद की, जैसे प्रकृति, नेचर है, ट्रैवलिंग है, संगीत है, हर प्रकार की कला है, कोई भी गुप्त विद्याएं हैं, ज्योतिष है, या ये हस्तरेखा विज्ञान है, तंत्र है, योग है, साधना है, आध्यात्म है, धर्म है, दर्शन है, इनके प्रति नेचुरल इंक्लिनेशन देता है। और अगर योग आध्यात्म के बढ़िया है तो जो ये योग होगा जल तत्व की राशियों में बहुत बढ़िया मानते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बहुत अच्छा मानते हैं। इसके अलावा ये मेडिसिन का जो फील्ड है, हीलिंग के इलाके, होलिस्टिक मेडिसिन है, आयुर्वेद है, लाइफ साइंस है, चिकित्सा संबंधी कोई भी क्षेत्र हैं उनके लिए बहुत अच्छा, न्यूट्रिशन फिटनेस वाले इलाके हैं, साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान हो गया, इन सब के लिए बहुत अच्छा मानते हैं। और कोई इसमें एक पॉसिबिलिटी रहती है कि किसी तरीके का जो है नशे की आदत दे सकता है। इसमें थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए कि अगर योग बाकी ठीक है तो दिक्कत नहीं है। अगर थोड़े बहुत भी योग इस प्रकार के अच्छे नहीं आ रहे हैं तो इसमें बहुत आसानी से व्यक्ति किसी तरीके की कुसंगति में जा सकते हैं। और बहुत, क्योंकि इन्फ्लुएंस आसानी से होता है, अपनी एक इमेज कॉन्शियस होते हैं, तो इसमें एडिक्शंस किसी भी प्रकार के हो, चाहे अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, कोई भी नशा पत्ती, गैम्बलिंग, सट्टा बाजारी, राहु क्योंकि जुए का भी ग्रह होता है, या सेक्स एडिक्शंस, किसी तरीके की चीज़ों को ये बढ़ा सकता है। फिर इन राशियों में विशेषकर हमको बाकी ग्रह चेक करने चाहिए, शुक्र, बुध, लग्नेश, इनको ज़रूर देखें। अगर इस राशियों में है तो ये, क्योंकि मन है चंद्रमा और भावनाएं हैं चंद्र और जल तत्व की राशियाँ, तो ये डिपेंड करेगा। अगर योग बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है तो ये किसी तरीके के हर प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर्स दे सकता है। साइकोटिक प्रॉब्लम्स, मेंटल डिसऑर्डर्स, एंग्जाइटी, डिप्रेशन तो कॉमन है, पर इनके अलावा भी बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया, या कोई डिसोसिएटिव आइडेंटिटी, या कोई भी साइकेट्रिक इशू, ये डिपेंड करेगा कुंडली में। इसके अलावा कोई सुसाइडल टेंडेंसीज, इस तरीके के जो है संभावनाएं बन जाती हैं। उसके लिए आपको बाकी ग्रहों को देखना चाहिए। माँ के लिए खराब होगा अगर ये योग अच्छा नहीं काम कर रहा है तो माँ के लिए खराब होगा। अच्छा काम कर रहा है तो जल तत्व की राशियों में क्या करेगा, क्लोजनेस विद मदर देगा, बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध। पर अगर जो है अच्छा फंक्शन नहीं कर रहा, खराब हो गया, बाकी लग्नेश, चंद्र, लग्नेश या सूर्य खराब है, या इसकी जो राशि का स्वामी वो ठीक नहीं बैठा, तो माँ के साथ दूरी है, या माँ को कोई कष्ट है, या माँ की मृत्यु जल्दी हो गई, जीवन में उनका सहयोग नहीं है, रिश्ते खराब है, कुछ भी पॉसिबल है। इसके अलावा अगर ये अच्छा परिणाम नहीं दे रहा तो ये जीवन में लगातार पीड़ा, कष्ट, दुख, संताप, आघात, परेशानी, किसी तरीके के नुकसान, व्यय, अस्थिरता और अशांति पैदा कराता है। कभी भी जीवन में शांति नहीं होगी अगर खराब फंक्शन कर रहा है। इसके अलावा पारिवारिक जीवन के लिए ख़राब है कि हो सकता है फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब्ड है, उसकी वजह से आप भी तंग रहते हैं। ये कई बार फैमिलीज़ भी टॉक्सिक होती हैं, सारे लोग टॉक्सिक होते हैं, पॉसिबल है इस केस में। एजुकेशन ख़राब कर देगा, पढ़ाई लिखाई मन ही नहीं लगता है, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स है, टेंशन कुछ है ही नहीं, किसी काम में जो है बहुत लंबे समय टिक ही नहीं पाते हैं। और महिलाओं के केस में विशेषकर ये चंद्रमा क्या होता है, यूट्रस का होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, एंडोमेट्रियोसिस है, एबॉर्शन या मिसकैरेजेस के प्रॉब्लम्स हैं, गायनेकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, सारे पॉसिबल हैं।
या ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, पॉसिबल है। तो इस तरीके के नकारात्मक पक्ष हैं। तो अब ये तो हमने सारी चर्चा की चंद्र राहु क्या परिणाम देते हैं जब साथ हो जाएं। पर अगर आप इनमें से कोई भी नेगेटिव रिजल्ट्स अपनी लाइफ में देख रहे हैं तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं कि चंद्रमा कमज़ोर हो उसके लक्षण और उपाय क्या है, वास्तविक और ज्योतिषीय, उस वीडियो को देखें। लिंक ऊपर आई बटन क्लिक करें, उसमें दिखाया जा रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। और राहु केतु के भी उपाय उसमें बताए गए हैं, उसके लिए अलग से वीडियो है। कमज़ोर राहु केतु के क्या उपाय होते हैं उनको भी फॉलो करें। तो जो भी चीज़ें उनमें कही गई उनको जितना आप अपने जीवन में उतारेंगे उतना बेहतर ये योग अगर खराब परिणाम दे रहा है आपके जीवन में तो आप अच्छा देख पाएंगे उसमें सुधार। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा फेसबुक पोस्ट, रील्स और जानकारी के लिए आप मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, वेबसाइट इनसे जुड़ सकते हैं। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अन्यथा आपसे अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।